साथ ही आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं जो पाठ्यक्रम चला रहा हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हिंदी साहित्य लेखन परंपरा मैं चला रहा हूँ। और आप सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को आप लोग एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसी के दम पर तो हमारा चैनल चलता है। आज मैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में एक ऐसी विभूति को लेकर आया हूँ जिनका हिंदी साहित्य लेखन में जो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन रहा है, उसमें उनका अपूर्व योगदान रहा है। ऐसे साहित्यकार, ऐसे साहित्य इतिहासकार जो कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यहाँ तक कि डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर हरदयाल जी के कड़ी में खड़े हैं। ऐसे विभूति डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। ऐसे डॉक्टर बच्चन सिंह जी का प्रसंग हमने आज लिया है, उनके रचनाओं के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तथा उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बच्चन सिंह जी ये साहित्यकार, आलोचक तथा साहित्य इतिहासकार रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी सैद्धांतिक लेखक माने जाते हैं। जो भी उन्होंने लिखा है उसमें सिद्धांत पूर्ण कोई लेखन कार्य किया है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी को सैद्धांतिक लेखक तथा इन्हें साहित्यकार, साहित्य इतिहासकार, लेखक तथा इन्हें आलोचक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कई पुस्तकें हैं जो इन्होंने आलोचना पुस्तकें लिखी हैं। इनकी इनके बारे में एक और विशेषता है कि इन्होंने ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी नागरिक प्रचारणी सभा में जो प्रबंध समिति थी उसमें सदस्य थे, और इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा का संपादन कार्य भी किया। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने संपादन का कार्य भी किया है। आपका जन्म यानी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का जन्म 2 जुलाई सन 1919 को जौनपुर, उत्तर प्रदेश के एक जिला जौनपुर में हुआ था। आपका स्वर्गवास 2 अप्रैल सन 2008 को वाराणसी में हुआ था। आपके पिता पुरुषोत्तम सिंह जी हैं, और आपकी जो प्रसिद्ध पुस्तक आपने यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी की प्रसिद्धि का कारण बनी यह पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन सन 1996 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी बहुत बड़े आलोचक भी माने जाते हैं। इन्होंने अ, इनकी आलोचना की लिस्ट तो बहुत लंबी है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने रीति काल से लेते हुए भारतेंदु काल और द्विवेदी काल, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावाद, छायावाद उत्तर युग, यहाँ तक कि उन्होंने प्रगतिशील या प्रगतिवाद और प्रयोगवाद या नई कविता तक इन्होंने, यानी कि कृति काल से लेते हुए नई कविता तक इन्होंने आलोचना या इन्होंने टीका टिप्पणी लेख लिखा है। इसने डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने इन्होंने भारतीय साहित्य का जो सिद्धांत रहा है उस पर भी इन्होंने कई विवेचनापूर्ण ग्रंथ यानी विवेचक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ये इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है, इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, इन्होंने आलोचना भी लिखी है, इन्होंने साहित्य का इतिहास भी लिखा है। तो ऐसे महान गुणों से विभूषित, परिपूर्ण डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में आज आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं। आप लोगों को इनकी रचनाओं के बारे में जो भी इनके बारे में विशेष जानकारी है उसको मैं लिख लिख करके बता दे रहा हूँ। लिखने के साथ आप सुनने का भी काम करिएगा। तो आइए यही चीज़ मैं आपको लिखने पर लिख लिख करके एक एक करके समझा देता हूँ, और आप लोग लिखने से ज़्यादा सुनिए उसे, क्योंकि वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगी, पड़ी रहेगी। बार बार देखिए, बार बार सुनिए इस वीडियो को। सबसे पहले डॉक्टर बच्चन सिंह सैद्धांतिक लेखक हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि यह जो स्टेटमेंट आता है, ठीक है, जब स्टेटमेंट आता है तो नेट जेआरएफ इत्यादि जो परीक्षाएं होती हैं यूजीसी का, उसमें तो पूछता है कि ये सैद्धांतिक लेखक हैं या नहीं है, इस तरह से। तो ये सैद्धांतिक लेखक है, ये साहित्यकार, आलोचक, ठीक है, साहित्यकार, साहित्यकार, आलोचक तथा इतिहासकार भी रहे, ठीक है, इतिहासकार।
डॉक्टर बच्चन सिंह साहित्यकार थे, आलोचक थे, इतिहासकार भी। इन्होंने साहित्य का इतिहास भी लिखा है। आपका जन्म जौनपुर जिला है कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था 2 जुलाई सन 1919 को। 2 जुलाई 1919 को आपका जन्म जौनपुर में हुआ था। ठीक है, जौनपुर में। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आपका स्वर्गवास जो हुआ था, हम्म, स्वर्गवास आपका सन 2008 में, यानी कि 2 तारीख को ही है। 2 तारीख को 2 अप्रैल था, यानी कि 2 जुलाई था, 2 अप्रैल बस इतना था। 2 अप्रैल सन 2008 को, 2 अप्रैल सन 2008 ईस्वी को इनका स्वर्गवास वाराणसी में हुआ था। वाराणसी। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी की विशेषता खासतौर से है, ये सैद्धांतिक लेखक हैं बच्चन सिंह जी। ये साहित्यकार, आलोचक, इतिहासकार है। इनका जन्म 2 जुलाई सन 1919 को, आपका स्वर्गवास 2 अप्रैल सन 2008 को वाराणसी जिले में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी की एक विशेषता है कि इनके जो इनकी जो ख्याति का प्रमुख आधार ग्रंथ रहा है, यह ऐसा ग्रंथ है जिसने इन्हें इन्हें चरम पर पहुंचा दिया। इनको सब लोग इस क्षेत्र में पहचाने वाले नाम बन गए डॉक्टर बच्चन सिंह जी। वो है ग्रंथ इनका, डॉक्टर बच्चन सिंह जी के ख्याति का आधार ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। साहित्य का दूसरा इतिहास। याद रखिएगा दोस्तों, ये ऐसा ग्रंथ है जिससे पिछली बार का जो टीजीटी हुआ था उसमें बहुत ज्यादा प्रश्न इस ग्रंथ से फंसा था। तो इनका जो ग्रंथ है इसको पढ़ना अति आवश्यक। अगर सिलेक्शन पाना है तो इस ग्रंथ को बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी आप लोग खरीद लीजिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिए इसे। इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसको आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बिना इसके पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के अलावा अब जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं यहाँ से ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसे आप लोग जरूर पढ़ लें। जरूर ला करके इसे एक बार दोहरा लें। इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, आप लोग एक बार पढ़े रहेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो इनका साहित्यिक इतिहास का ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनकी प्रसिद्धि का कारण बना है। इसका प्रकाशन सन 1996 ईस्वी में हुआ था। 1996 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के पिता का नाम हम बता ही दिया, पुरुषोत्तम। इनके पिता थे कौन? पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह के पिताजी के नाम पुरुषोत्तम सिंह जी था। इन्होंने रीति काल से लेकर रीति रीति काल से रीति काल से नई कविता तक, ठीक है, नई कविता तक आलोचना लिखा है। ठीक है, आलोचना विवेचना इन्होंने लिखा है, आलोचना लिखा है। नई कविता तक, यानी कि रीति काल समझ रहे हैं आप लोग, जो रीति काल रहा और नई कविता का काल रहा है, बीच में कितने काल गुजरे। तो रीति काल से लेते हुए भारतेंदु काल आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी काल आया, शुक्लोत्तर यानी कि छायावाद उत्तर काल आया। उसके बाद प्रगतिशील या प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, नई कविता तक इन्होंने आलोचना का कार्य किया है। आइए इनके बारे में जो इनका जो स्टेटमेंट आदि रहा है, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, आगे मैं जब रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ाऊंगा तो इनके साथ साथ में इनके भी साहित्य के इतिहास को भी दोस्तों, जब जब मैं रामचंद्र शुक्ल, हरदयाल नागेंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमन राजे के इतिहास के साथ जब मैं पढ़ाऊंगा तो साथ में ये भी रहेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह जी का भी इतिहास, जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इसको भी मैं साथ में रख करके आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए अपभ्रंश से कोई मैटर, अगर रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, वहीं बच्चन सिंह जी ने क्या लिखा है, तो तीनों को मिला करके हम पूरा कर देंगे। कहीं ना कहीं कुछ विशेष जो सूचनाएं होंगी वो बच्चन सिंह जी में होंगी, तो कहीं ना कहीं रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है सुमन राजे का, कहीं ना कहीं यहाँ से इनमें मिली जाएगी विशेषता।
और इसी विशेषता का फ़ायदा उठाकर प्रश्न बनाए जाते हैं कि आप देखा जाता है कि कौन-कौन सी किताब पढ़े हैं। तो इतनी किताबों से हम चीज़ें निकाल कर के आपको विस्तार से पढ़ाएँगे। फिलहाल आप इतना जो उनके बारे में विशेष जानकारियाँ हैं, इनके ग्रंथों के बारे में, इनके स्टेटमेंट के बारे में, जो मूल स्टेटमेंट है, जो पूछे ही पूछे जाते हैं, उनके बारे में आइए जान लीजिए। ये स्टेटमेंट इनका बहुत ज़बरदस्त है, कई बार पूछे गए हैं। इनका डॉक्टर बच्चन सिंह जी का स्टेटमेंट। तो आइए इनके ये स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है, उसके बारे में जान लीजिए। हाँ, कौन-कौन सा इन्होंने लिखा है। इनके इनका एक सबसे मशहूर वो रहा है स्टेटमेंट। इन्होंने शुरू-शुरू में पहले ही लाइन में लिख दिया है अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है? इन्होंने लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, हुँ, हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है साफ-साफ पहली लाइन में लिखा है। ये पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने लगाया था? रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को को न तो छोड़कर, न तो न तो लेकर ही साहित्य इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है, ठीक है? लिखा जा सकता है। तो इनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये पूछता है कि ये किसने लिखा है? तो ये किसके उसमें का या हो सकता है यही हटा दें यहाँ से। तो रामचंद्र शुक्ल के विषय में इन्होंने लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको न तो आप छोड़कर, न तो इसे लेकर ही साहित्य इतिहास लिख सकते हैं। यानी छोड़कर यानी कि बिना बिना इसके पढ़े आप नहीं लिख सकते और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। न तो इसे लेकर इसको अगर इसी को लेकर के लिखेंगे, तो आपका इतिहास न रह कर के बल्कि वो एक नकल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा है, तो ये पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा रामचंद्र शुक्ल के लिए। जब वो इतिहास लिख रहे थे, तो उन्होंने अपनी बात रखी थी। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है, किसने कहा है? तो यह भी इन्होंने ही कहा, नए इतिहास के लिए क्योंकि ये लोग उनसे तो नया ही लिख रहे थे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नए इतिहास के लिए नए इतिहास के लिए नए इतिहा नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। शुक्ल जी का शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। इतिहास एक चुनौती है। एक चुनौती है। नए इतिहास के लिए जो नया इतिहास लिखा जाएगा उसके लिए शुक्ल जी का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास एक चुनौती है। किसने लिखा? नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। तो यह किसने लिखा है? यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में उन्होंने करके किया है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। मैं मिटाने जा रहा हूँ, वीडियो रोक करके मिटा दे रहा हूँ, फिर ऊपर से करेंगे नीचे तक आएँगे। बच्चन सिंह जी का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इन्होंने लिखा है काल विभाजन जो इतिहास लिख रहे थे अपना साहित्य का इतिहास उसमें जो उनको समस्याएँ आई उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि काल विभाजन सुविधा उपजीवी होता है। काल विभाजन सुविधा सुविधा उपजीवी होता है, जीवी होता है। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पूछता है कि ये किसने कहा है काल विभाजन पे, तो काल विभाजन सुविधा उपजीवी होता है, किसने कहा है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की पद्धति का काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है। आगे उन्होंने इसी में कहा है कि आदिकाल आदिकाल की पद्धति, मध्यकाल, हुँ, आदिकाल क्योंकि इसके पहले के जितने भी राइटर रहे हैं उन लोगों ने आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल यही चीज़ें कहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम नई चीज़ें लिख रहे हैं। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि हम नई चीज़ें लिखने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि काल विभाजन सुविधा उपजीवी होता है। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है? तथा तथा आधुनिक काल
आधुनिक काल की पद्धति यानी कि इसके पहले अभी तक यही पद्धतियाँ चली आ रही थी, तो इसी को इन्होंने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की काल वि काल काल की पद्धति अब पुरानी पड़ गई है, ठीक है? अब पुरानी पड़ गई है, पुरानी पड़ गई है, ठीक है? यह बात किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इस तरह से पूछेगा, तो काल विभाजन सुविधा जो उपयोगी होता है, आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल की पद्धति अब पुरानी पड़ गई है। आदिकाल नाम भ्रामक है। आगे इन्होंने कहा है कि आदिकाल जो नाम है, आदिकाल नाम बहुत भ्रामक है। पूछता है कि यह किसने कहा है? तो आदिकाल नाम भ्रामक है। यह किसने कहा है? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। इससे बाबा आदम के ज़माने का इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है, ज़माने का आभास होता है, ठीक है? आभास होता है। ये बड़ा-सा रहेगा। तो यह स्टेटमेंट किसने कहा थी? अभी डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है, ठीक है? आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। तो यह स्टेटमेंट किसने कहा है? यह अ, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा। किसने कहा? बच्चन सिंह जी ने। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी तक का समय महत्वपूर्ण है। इसी में आगे कहा उन्होंने कि भाषा की दृष्टि से भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 तक का समय महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इन्होंने माना है कि 1000-1400 ईस्वी तक का जो समय है, यह भाषा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो पूछता है कि भाषा की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन जी ने कब से कब तक का समय महत्वपूर्ण माना है? तो उन्होंने 1000 से 1400 तक का समय भाषा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने आगे माना है कि भाषा के बारे में कहा कि इन्होंने प्रामाणिक रूप से 3 बोलियों का उदय माना है। पूछता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने प्रामाणिक रूप से कुल कितने बोलियों को इन्होंने माना है? तो प्रामाणिक रूप से 3 बोलियों का उदय माना है। इस समय इन्होंने प्रामाणिक रूप से 3 बोली 3 बोली 3 बोलियों में कौन-कौन सी बोली? तो वो थी मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। मैथिली मैथिली, अवधी, खड़ी बोली, ठीक है? ये 3 बोलियाँ तो प्रामाणिक रूप से माना है कि इन्होंने कि प्रामाणिक रूप से यही 3 बोलियों का उदय हुआ इस समय 1000 से 1400 तक बोलियों का उदय हुआ, ये मानते हैं। यह स्टेटमेंट बहुत मशहूर है। ये पूछ सकता है, भाषा दृष्टि से कब समय इन्होंने महत्वपूर्ण माना था? 1000 से 1400 तक का समय। तो प्रामाणिक रूप से इन्होंने 3 बोलियों को यानी कि मैथिली, अवधी और खड़ी बोली को ही माना कि इस समय यही प्रामाणिक रूप से 3 बोलियाँ थी जो इस समय उदय हुई, ठीक है? और उन्होंने माना है कि मैथिली को विद्यापति लेकर चले, ठीक है? इसको विद्यापति ने अपनाया, साहित्य का माध्यम बनाया, ठीक है? मैथिली को विद्यापति ने बनाया। दूसरे को मुल्ला दाऊद ने बनाया। इन्होंने माना है कि मुल्ला दाऊद ने माध्यम बनाया अपना, ठीक है? साहित्य का माध्यम। और तीसरे का इन्होंने जो बताया है वो खुसरो को बताया। तो खड़ी बोली को इन्होंने माना है कि खुसरो, ठीक है? तो ये पूछता है कि भाषा की दृष्टि से इन्होंने कब तक का समय बहुत महत्वपूर्ण माना है? तो उन्होंने 1000 से 1400 तक का समय महत्वपूर्ण माना है। प्रामाणिक रूप से इन्होंने उस समय 1000 से 1400 तक के समय कहा कि 3 बोलियों का उदय हुआ, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। मैथिली को विद्यापति लेकर चले, अवधी को
मुल्ला दाव तथा खड़ी बोली को खुसरो मियाँ लेकर चले थे। ठीक है, आगे और है, इसको मिटा करके ऊपर लिखेंगे। एक प्रश्न और बनता है कि अपभ्रंश काल जातीय उदय का काल है। ठीक है, यह किसने कहा है? अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल जातीय उदय का काल है, जातीय उदय का काल है, का काल है। अपभ्रंश काल जातीय उदय का काल है। यह किसने कहा है? जातीय साहित्य उदय का काल है। ठीक है, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य, साहित्य उदय का काल है, उदय का काल है। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य के उदय का काल है। किसने माना है? तो यह बच्चन सिंह ने, इन्होंने ही कहा है। बच्चन सिंह ने कहा है कि अपभ्रंश काल जातीय साहित्य उदय का, जातीय साहित्य के उदय का काल है। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य के उदय का काल है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। बच्चन सिंह ने आगे माना है कि भक्ति काल, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। यह किसने कहा है? आगे ऐसे पूछ सकता है कि भक्ति काल नहीं, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। ये पूछता है कि यह स्टेटमेंट किसने कहा है? भक्ति काल है, भक्ति काल है, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। ठीक है, मध्यकाल नहीं, मध्यकाल नहीं। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई, ठीक है, जकड़ी हुई मनोवृत्ति, जकड़ी हुई मनोवृत्ति का काल है, मनोवृत्ति का काल है। यह किसने कहा है? ये पूछे कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः, मध्यकाल नहीं, मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का काल है। किसने कहा? यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा। याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट अगर पूछता है तो यह सीधे बच्चन सिंह जी को मारना है। तो किसने कहा ये कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है ना? परिचायक है या काल, मनोवृत्ति का काल है या परिचायक है। ठीक है, हमने परिचायक लिख दिया। चलिए, परिचायक है। यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछता है। यह स्टेटमेंट भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। तो अक्सर लोग रामचंद्र शुक्ल को या राम कुमार वर्मा को मारेंगे, या जाति की बात आएगी तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को मार के चले आएंगे, या डॉक्टर रामविलास शर्मा को मार के चले आएंगे। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का स्टेटमेंट है कि अपभ्रंश काल जातीय साहित्य के उदय का काल है। यह किसने कहा? यह अपभ्रंश काल जातीय साहित्य के उदय का काल है। किसने कहा? ये बच्चन सिंह ने कहा। दूसरा स्टेटमेंट है कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। यह भी किसने कहा है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा। देखिए, यही चीजें जो ये चीज है, यही चीजें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा, याद रखिएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ने यही बतिया कहा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये चीजें जो जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है ना, इसी चीजों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कहा है उसको जान लीजिए कि क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनको दोनों ऑप्शन रहता है। तो मध्यकाल जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। किसने कहा? ये बच्चन सिंह ने जो कहा है। और वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मध्यकाल, इन्होंने कहा कि मध्यकाल जबदी हुई। ठीक है, जबदी हुई। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इस कंफ्यूजन का भी दूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा।
तो हजारी प्रसाद जी ने जिसको इन्होंने जकड़ी हुई मनोवृत्ति कहा है, उसी को हजारी प्रसाद जी ने कहा है कि मध्यकाल जबदी हुई मनोवृत्ति का काल है, ठीक है? मनोवृत्ति का परिचायक है, का परिचायक है। बस जकड़ी हुई और जबदी में अंतर है, इतना तो समझ लीजिएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा उसी चीज़ को वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का काल है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। यही बतिया जब जकड़ी हुई जगह जबदी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है, तो इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये 2 स्टेटमेंट बहुत ही तगड़े स्टेटमेंट हैं। इन दोनों को घुमा फिरा के पूछता है। अक्सर लोग मार देते हैं, क्योंकि प्रश्न उसी को बनाए जाते हैं जो लगभग फँसा सके स्टूडेंट को। अधिक से अधिक उनको छाँटना होता है। तो भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। ये किसने कहा? बच्चन सिंह ने। और मध्यकाल सामान्यतः जबदी हुई, ठीक है? मध्यकाल जबदी हुई, ठीक है? जबदी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इन दोनों को अलग-अलग कर लीजिए। आगे बच्चन सिंह जी ने एक और बात कहा है, उसको भी नोट कर लीजिए। बच्चन सिंह ने आगे क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मध्यकालीन चित्तवृत्ति में अंग्रेजी के मेडुअल सेंसिबिलिटी का अर्थ प्रविष्ट माना जाता है। इन्होंने जो मध्यकाल की जो चित्तवृत्ति है, उसमें मेडुअल सेंसिबिलिटी को प्रवेश इन्होंने माना है। आगे इन्होंने कहा है कि इस मध्यकाल को नवजागरण काल या प्रथम जागरण काल कह सकते हैं। ठीक है? इन्होंने एक बात और कहा है, किसने? मध्यकाल को बच्चन सिंह ने क्या कहा है? इन्होंने बच्चन सिंह जी ने प्रथम मध्यकाल को प्रथम नवजागरण काल, ठीक है? प्रथम मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा है? प्रथम नवजागरण माना है। प्रथम नवजागरण, ठीक है? तो मध्यकाल को प्रथम नवजागरण कहा है, ठीक है? यह किसने कहा? या किसने कहा, इसे पूछेगा किसने कहा है, ठीक है? तो यह हम आपके बच्चन सिंह जी ने कहा है। तो मध्यकाल को प्रथम नवजागरण किसने कहा है? प्रथम नवजागरण, मध्यकाल को प्रथम नवजागरण किसने कहा? तो याद रखिएगा, यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है कि मध्यकाल प्रथम नवजागरण काल रहा है। तो मध्यकाल को प्रथम नवजागरण किसने कहा है? तो यह बच्चन सिंह जी ने कहा है। इसे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल कहा है। अब रामविलास शर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी मध्यकाल को आधुनिक कहा है रामविलास शर्मा ने। आधुनिक काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने, ठीक है? रामविलास शर्मा ने। ये बच्चन सिंह ने कहा, ठीक है? डॉक्टर बच्चन ने ये बात डॉक्टर बच्चन ने कहा कि मध्यकाल को प्रथम नवजागरण कहा है बच्चन सिंह ने। और आधुनिक काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने इसे आधुनिक काल कहा है। आगे बच्चन सिंह जी ने माना है कि जिस सेक्युलर शब्द पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है, वह अपनी मूल अर्थवत्ता में भक्त कवियों में मौजूद था। रीति काल के कवियों में भी धर्मनिरपेक्षता की आहट थी। रीति काल वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न है। यह अपने आप में स्वतंत्र है। यह स्टेटमेंट किसने कहा है? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है, ठीक है? आगे बच्चन सिंह जी ने स्टेटमेंट और दिया है कि रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रम उत्पादन है। यह किसने कहा है? पूछेगा कि रीति काल को रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहना, उत्तर मध्यकाल कहना रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहना, ये वो है, ठीक है? बस में लग गया है। रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रम उत्पादन है। गणितीय भ्रमोत्पादक है, भ्रमोत्पादन है।
यह स्टेटमेंट किसने पूछेगा कि यह स्टेटमेंट किसने कहा? रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। किसने कहा? तो याद रखिएगा ये बच्चन सिंह जी ने कहा है कि रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहना गणितीय भ्रम उत्पादन है। तो यह बच्चन सिंह किसने कहा है? तो यह बच्चन सिंह जी ने कहा है। उत्तर मध्य काल को शुक्ल ने 2 भागों में बाँटा, जानते ही हैं, रीति ग्रंथकार तथा अन्य कवि। अन्य कवि एक गोल शब्द है, इसमें हल्के कवि आएँगे। यह स्टेटमेंट बच्चन सिंह जी ने कहा है। घनानंद को शुक्ल ने सबसे श्रेष्ठ कवि माना है रीतिकाल में, किंतु अन्य कवियों में इन्होंने क्यों नहीं माना, ये स्टेटमेंट भी बच्चन सिंह ने रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहा है कि एक स्टेटमेंट है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है कि तो ये उत्तर मध्य काल को रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बाँटा है, रीति ग्रंथकार तथा अन्य कवि। अन्य कवि एक गोल शब्द है, इसमें हल्के कवि आएँगे। घनानंद को रामचंद्र शुक्ल ने सर्वश्रेष्ठ कवि माना है रीतिकाल का, किंतु उन्हें अन्य कवियों में ही क्यों शामिल किया है, यह एक भ्रम है। यह किसने कहा है? तो यह बच्चन सिंह जी ने माना है। एक स्टेटमेंट इनका बहुत मशहूर है, आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी है। आधुनिक की प्रक्रिया 1857 से शुरू होती है। 1857 से 1920 तक का समय नवजागरण युग कहा जाता है। नवजागरण युग इन्होंने माना है। इसके पहले मध्यकाल को बताया हमने। तो साहित्य के इतिहास के को साहित्य बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। आगे इन्होंने कहा कि इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, बच्चन जी ने यह कहा है। आगे एक तगड़ा स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लीजिए। जो तगड़ा नहीं था मैंने खाली बोल दिया उसको, ठीक है। अब मिटाने जा रहा हूँ, मिटा के एक ये प्रश्न पूछ सकता है कि जिन लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जिन लोगों लोगों को मतलब रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, शुक्ल जी के जिन लोगों को शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये शुक्ल जी का ग्रंथ है, ठीक है, इतिहास ग्रंथ है। जिन लोगों को शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे इतिहास के आगे कुछ नहीं सूझता है, आगे कुछ कुछ नहीं सुझाई पड़ता, कुछ नहीं सुझाई पड़ता सुझाई पड़ता है ना, कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए। उन्हें अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए। अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए। यह किसने कहा है? यह बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है। कराना चाहिए, यह पूछ सकता है इस बार। तो जिन लोगों को शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए। यह किसने कहा है? यह डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के लिए की किताब के बारे में बच्चन सिंह ने कहा कि जिन लोगों को शुक्ल जी की इतिहास जो साहित्य इतिहास है उसके आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए। तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है रामचंद्र शुक्ल के किताब के बारे में। और उन लोगों को जो लोग कहते थे कि रामचंद्र शुक्ल के अलावा कोई किताब इतिहास नहीं बन सकती है। नए इतिहास में अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को पहुंचती है। जाने अनजाने वर्ण वर्ग चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। दोस्तों, ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में हमने उनके अ, उनका जो व्यक्तिगत जीवन था तथा उनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ था साहित्य इतिहास ग्रंथ, उसमें जो उन्होंने भूमिका में कई स्टेटमेंट उन्होंने लिखा था। अपने जब इतिहास लिख रहे थे तो उन्हें कई बातें समझ में आई कि जब मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो उसमें तमाम तरह के स्टेटमेंट दिया उन्होंने, जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थे। हमने उसको बता दिया आपको। मैं इनकी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इनको 3 पार्ट में बनाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को डॉक्टर बच्चन सिंह जी का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है
उसमें उन्होंने जो साहित्य इतिहास का जो वर्गीकरण किया है, तो मैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी के साहित्य इतिहास का वर्गीकरण लेकर के वीडियो में यानी कि भाग 2 में आऊँगा, उसके भाग 3 में डॉक्टर बच्चन सिंह जी की सभी रचनाओं के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।